हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 64th लेक्चर। ये मेरा 64th लेक्चर है ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अगर आप टीजीटी की, पीजीटी की, यूजीसी नेट या किसी भी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट है, तो उस केस में ये लेक्चर वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है। ठीक है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और फ्रेंड्स के साथ भी आपको शेयर करना है ये वीडियो। ठीक, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ जीडीपी। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो मेजर कंपोनेंट जीडीपी का नहीं है। ठीक है, जीडीपी का कौन सा मेजर कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, वो पूछा गया है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा है ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट इज नेट पर्सनल इनकम एंड अगला है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि जीडीपी का जो मेन कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो आपके साथ में सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगी कि जीडीपी पे मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ठीक है, मेरे चैनल पे इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है वहां पे नेशनल इनकम जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी सारे ही टॉपिक मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आपको और डेप्थ में पढ़ना है तो आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हम हमेशा करते हैं। मैं सबसे पहले आपको जीडीपी और जीडीपी के कंपोनेंट के बारे में बताऊंगी, तो खुद ही आप समझ जाएंगे कि इनमें से कौन सा आंसर है। ठीक है, तो जीडीपी, वैसे तो जीडीपी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था। ठीक है, जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जीडीपी होता क्या है? तो किसी भी इकोनॉमी में जितना भी फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री के बॉर्डर में, किसी भी कंट्री के बॉर्डर के अंदर जितने भी फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, इनकी जो टोटल मार्केट प्राइस होती है दैट इज कॉल्ड जीडीपी। जीडीपी क्या है? जो भी फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज किसी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, इसकी टोटल मार्केट प्राइस जो होती है उसी को जीडीपी कहते हैं। ठीक, तो जीडीपी यानी क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है ओवरऑल डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी किसी भी इकोनॉमी में ओवरऑल कितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है। दिस इज इंडिकेटेड बाय जीडीपी। ठीक, और जीडीपी किसी कंट्री की क्या बताता है? इकोनॉमिक हेल्थ। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी की इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है, ग्रोथ रेट क्या है, साइज ऑफ इकोनॉमी क्या है, ये हम कह सकते हैं उसकी जीडीपी को देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज जीडीपी। अब जीडीपी को कैलकुलेट करने के तीन अप्रोचेस हैं। ठीक है, जीडीपी को कैलकुलेट करने के तीन अप्रोचेस हैं। पहला है एक्सपेंडिचर अप्रोच, दूसरा है प्रोडक्शन अप्रोच, ठीक है, एंड तीसरा है इनकम अप्रोच। ठीक, तो ये तीन अप्रोचेस हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के। तो उसमें ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपेंडिचर अप्रोच होता है उसको स्पेंडिंग अप्रोच भी कहते हैं। एक्सपेंडिचर अप्रोच जो है उसको स्पेंडिंग अप्रोच भी कहते हैं। और उसमें बताया गया है कि जीडीपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, बताया गया है ना। जीडीपी इज इक्वल्स टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स। दिस इज जीडीपी। अब ये है क्या, ये मैं बताती हूँ अभी। जीडीपी की क्या है? सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स, दिस इज जीडीपी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर अप्रोच। तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तीन अप्रोचेस हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने का, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, इनकम। तो एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग दिस इज द फॉर्मूला। ठीक, अब इसमें सी क्या है? ये सी क्या है? सी इज द कंजप्शन। ये जो सी है दिस इज द कंजप्शन। कंजप्शन मतलब पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दिस इज सी। जी क्या है? जी इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक, आई क्या है? आई मतलब इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो इसमें दिया है, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। और एनएक्स क्या है? एनएक्स इज द नेट एक्सपोर्ट। एनएक्स इज नेट एक्सपोर्ट।
ठीक है, एक बार फिर से बोल रही हूँ, जीडीपी इज सी प्लस जी प्लस आई प्लस एनएक्स। ठीक है, जिसमें एनएक्स क्या है, एनएक्स इज नेट एक्सपोर्ट, आई क्या है, आई इज इन्वेस्टमेंट, जी क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सी क्या है, कंजप्शन, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये बेसिकली क्या है, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ जीडीपी, यही तो जीडीपी के कंपोनेंट है, इन्हीं को सम करिए तो आ जाएगा जीडीपी एज पर एक्सपेंडिचर अप्रोच, यही तो है। ठीक है, तो एक बार मैं जरा स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। ठीक है, इन्हीं को सम करेंगे, यू विल गेट जीडीपी। तो यही क्या है, कंपोनेंट है जीडीपी के। और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो देखिए नेट एक्सपोर्ट, तो ये तो कंपोनेंट है। ठीक है, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये तो कंपोनेंट है। पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो ये कंजप्शन में आ रहा है, तो ये तो है कंपोनेंट। बट नेट पर्सनल इनकम, ठीक है, जो पर्सनल इनकम है, नेट पर्सनल इनकम है, दिस इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ जीडीपी, ये जीडीपी का कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन द अप्रोच अडॉप्टेड बाय नीति आयोग। ये जो नीति आयोग ने जो भी अप्रोच अडॉप्टेड किया है, अडॉप्ट किया है, इसमें से चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा नीति आयोग के अप्रोच के तहत कौन सा कवर नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए गए हैं, 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच, 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 7 ईयर स्ट्रेटजी, 15 ईयर विजन। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि नीति आयोग के अप्रोच के तहत कौन सा इसमें से कवर नहीं होता है। ठीक, तो नीति आयोग, ये मैंने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है। तो नीति आयोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर करके जाइएगा। नीति का फुल फॉर्म क्या है, बताया था पिछले कुछ वीडियोस में, बता चुकी हूँ, ये इस पे हम और क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एंड दिस इज द एपेक्स, सबसे बड़ी पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। नीति आयोग इज द एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक, यानी पब्लिक पॉलिसी के बारे में जो पब्लिक के बारे में जो पॉलिसी बनाने के बारे में सबसे बड़ा जो थिंक टैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एपेक्स बॉडी है, दैट इज नीति आयोग। ठीक है, और इसका एम क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। ठीक है, ये जो नीति आयोग है, इसका मेन एम क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, स्टेट जो गवर्नमेंट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल करके पब्लिक पॉलिसी बनाना। ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, दिस इज द मेन एम ऑफ नीति आयोग। ठीक है, और नीति आयोग किस अप्रोच पे बेस्ड है, नीति आयोग बेस्ड है बॉटम अप अप्रोच पे। ठीक है, ये किस अप्रोच पे काम करता है, बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, बॉटम अप मतलब नीचे से शुरुआत करके ऊपर जाना, दिस इज द अप्रोच ऑफ नीति आयोग। और अगर मैं नीति आयोग के इनिशिएटिव्स की बात करूं, ठीक है, तो इसके बहुत सारे इनिशिएटिव थे, जैसे 15 ईयर रोड मैप, ठीक है, 7 ईयर विजन स्ट्रैटेजी एक्शन प्लान, डिजिटल इंडिया, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, स्वच्छ भारत अभियान एंड 3 ईयर एक्शन एजेंडा। तो ये कुछ इनिशिएटिव थे नीति आयोग के। ठीक है, और नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुआ था, नीति आयोग 2015 में एनडीए गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, ये खैर मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये नीति आयोग कब हुआ था, 2015 में एनडीए गवर्नमेंट ने इसे एस्टैब्लिश किया था टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। इससे पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन होता था, 5 ईयर प्लान बनते थे। ठीक है, बट जब एनडीए गवर्नमेंट आई तो 2015 में नीति आयोग ये एस्टैब्लिश किया गया। और ये जो प्लानिंग कमीशन था ना, इसका ये जो था वो बेस था टॉप डाउन मॉडल पे, टॉप डाउन मॉडल पे। ये जो प्लानिंग का, ओहो एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक है, DOWN। ये जो प्लानिंग कमीशन है ये टॉप डाउन मॉडल पे बेस्ड था, लेकिन ये जो नीति आयोग है दिस इज बॉटम अप अप्रोच पे बेस्ड है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुआ, 2015 में एनडीए गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो अब मैंने काफी कुछ आपको नीति आयोग के बारे में बता दिया है, तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर यहाँ पे कर सकते हैं कि कौन सा कवर नहीं होता है अंडर द अप्रोच ऑफ नीति आयोग। तो 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच जो है ना, ये प्लानिंग कमीशन का अप्रोच था। नीति आयोग का 15 ईयर विजन है, 7 ईयर स्ट्रैटेजी है, 3 ईयर एजेंडा है, ये सब नीति आयोग के अप्रोचेज हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच, ये कवर नहीं होता है नीति आयोग में। ठीक है,
तो ये मैंने काफ़ी कुछ आपको नीति आयोग के बारे में बता दिया। तो आज के लेक्चर का हर लेक्चर में मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जो आपको कहीं से भी सर्च करना है, चाहे बुक से, चाहे गूगल से और आपको आंसर करना है। तो आज का जो आपके लिए होमवर्क है, आज का जो क्वेश्चन है, वो ये बताना है कि हू इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है एट प्रेज़ेंट? 2022 चल रहा है इस समय, ठीक है? 2022 में इस समय नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है, वो कौन है? मैं इसलिए 2022 बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ये वीडियो शायद आगे 2023 2024 में देख रहे होंगे, तो इसलिए मैं बता रही हूँ 2022 में अभी आपको बताना है कि हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। ठीक, तो दिस इज द टुडेज क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली होपफुली नहीं, नो डाउट मैं इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट और इंक्लूड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, जुलाई 2022 तक। तो इसका जरूर फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा, फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। 500 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है? तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएँ और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफ़िकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफ़िकेशन मिल पाएगी। राइट? और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज इस वीडियो से आपने नया क्या सीखा? ठीक है? कुछ सीखा कि नहीं सीखा? अगर नहीं सीखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट कुछ नया सीखा तो ज़रूर वो भी बताइएगा। ठीक? आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी? आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि फिस्कल पॉलिसी के रिस्पेक्ट में इन पांचों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, फिस्कल पॉलिसी के रिस्पेक्ट में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फिस्कल पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए ना। वैसे तो कई बार फिस्कल पॉलिसी डिस्कस हो चुकी है। तो फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करता है, बनाता है गवर्नमेंट ये पॉलिसी रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स। ठीक है, ये जो फिस्कल पॉलिसी है ये गवर्नमेंट इस पॉलिसी को बनाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, गवर्नमेंट टैक्स से रिलेटेड। ठीक है, टैक्स से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं वो इसमें बनाई जाती हैं, ताकि जो इकोनॉमिक कंडीशन है, बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है, ठीक है, ताकि जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है उनको इन्फ्लुएंस किया जा सके, उनको बेटर किया जा सके। ठीक है, और इसमें मैक्रो इकोनॉमिक जो अगर मैं कंडीशंस की बात करूं तो उसमें आता है आपका एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या जो एम्प्लॉयमेंट हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। ठीक है, तो ये कुछ मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस किए जाते हैं थ्रू दिस पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के तहत। और फिस्कल पॉलिसी में बेसिकली पॉलिसी बनाई जाती है रिगार्डिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन से रिलेटेड पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसी को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। अच्छा, काफी बच्चे फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में कंफ्यूज होते हैं, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी में कंफ्यूज होते हैं। तो जरा मोटा मोटा डिफरेंस समझ लीजिए। ये जो फिस्कल पॉलिसी है कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड है? मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड है सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में कितनी सप्लाई ऑफ मनी रखनी है, ठीक है, उससे रिलेटेड पॉलिसी बनती है मॉनेटरी पॉलिसी में। जबकि फिस्कल पॉलिसी जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर, टैक्स से रिलेटेड पॉलिसी बनाती है और ये गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट बात फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड और बताऊंगी कि फिस्कल पॉलिसी का ये जो आइडिया है, ठीक है, ये किस पे बेस्ड है? तो इसकी जो थ्योरी है, कह लीजिए फिस्कल पॉलिसी का जो आइडिया है, दिस इज गिवन बाय केन्स। ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े, केन्स। ये इनके बारे में पहले भी डिस्कस हुआ है, जॉन मेनार्ड केन्स। ठीक है, इन्होंने इस फिस्कल पॉलिसी का आइडिया दिया और इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि गवर्नमेंट कुड स्टेबलाइज द बिजनेस साइकिल। ठीक है, गवर्नमेंट जो है बिजनेस साइकिल को स्टेबलाइज कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, और गवर्नमेंट को करना चाहिए, और गवर्नमेंट को इकोनॉमिक ऑपरेशंस को भी रेगुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें केन्स ने कही थी। और जो फिस्कल पॉलिसी का आइडिया है ये केन्स ने दिया था, जे एम केन्स ने।
ठीक। तो अब मैंने आपको फिस्कल पॉलिसी के बारे में काफी कुछ बता दिया है, तो अब मेरे ख्याल से आप ये पांचों ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि कौन सा सही है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि फिस्कल पॉलिसी प्ले अ की रोल इन एलिवेटिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो हाँ, सही बात है, फिस्कल पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कैपिटल फॉर्मेशन में। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन में, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात होती है, यहाँ पर टैक्सेशन की बात होती है, तो यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाने में प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिस्कल पॉलिसी। ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, फिस्कल पॉलिसी हेल्प इन मोबिलाइजिंग कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्स फॉर फाइनेंसिंग इट्स न्यूमरस प्रोजेक्ट थ्रू टैक्सेशन। तो सही बात है, टैक्स के फॉर्म में जो पब्लिक जो पैसा देती है वो गवर्नमेंट की अर्निंग है, और उससे गवर्नमेंट अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको फाइनेंस करती है। तो वही चीज लिखा है कि फिस्कल पॉलिसी हेल्प मोबिलाइज, मोबिलाइज करना यानी हमारी जो भी हम जो भी टैक्स के फॉर्म में जो पैसे हैं वो देते हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं वो देते हैं, और उससे न्यूमरस प्रोजेक्ट फाइनेंस होते हैं थ्रू टैक्सेशन, देखिए लिखा है, तो ये भी सही है। अगला क्या है, फिस्कल पॉलिसी हेल्प्स इन प्रूविंग स्टिमुलस टू एलिवेट द सेविंग रेट। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी सेविंग रेट बढ़ाने में भी हेल्प करती है। तो ऑब्वियसली फिस्कल पॉलिसी के तहत जो टैक्स वगैरह डिसाइड होता है, टैक्स डिसाइड होता है, टैक्स पॉलिसीज बनती है, जैसे सेक्शन 80C। सेक्शन 80C के तहत क्या है कि अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट है उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, तो आपको कुछ टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या है, इससे सेविंग प्रमोट हो रही है कि लोग और ज्यादा सेव करेंगे ताकि अपने टैक्स को सेव कर सके। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, 80C के तहत इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं कि फिस्कल पॉलिसी गिव्स एडुक्वेट इंसेंटिव टू प्राइवेट सेक्टर टू एक्सपेंड इट्स एक्टिविटी। सही बात है, फिस्कल पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट जो है, अगर कोई ऐसा प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर या कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जो जिसको कह लीजिए प्रमोट करने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी के तहत उनको क्या प्रोवाइड करती है, इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिसके तहत गवर्नमेंट टैक्स हॉलीडे, एक कॉन्सेप्ट है टैक्स हॉलीडे का, कि कुछ कंपनियों को कुछ साल तक टैक्स नहीं पे करना है। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरीके हैं इंसेंटिव प्रोवाइड करना प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो और अपनी एक्टिविटी को बढ़ा सके। टैक्स कम देना पड़ेगा तो कंपनीज के पास पैसे बचेंगे, पैसे बचेंगे तो फर्दर इन्वेस्टमेंट करके आगे ग्रो कर पाएंगी। अगला जो पॉइंट है फिस्कल पॉलिसी के बारे, तो यानी फोर्थ पॉइंट भी सही है। पांचवा पॉइंट है, फिस्कल पॉलिसी एम्स टू मिनिमाइज द इम्बैलेंस इन द डिस्पर्सल ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सही बात है, फिस्कल पॉलिसी का एक एम ये भी है कि जो इम्बैलेंस है, ठीक है, जो इनकम और वेल्थ का जो डिस्पर्जन में जो इम्बैलेंस है उसको भी मिनिमाइज करना, ये भी फिस्कल पॉलिसी का एम है। तो सही बात है, फिस्कल पॉलिसी में जो टैक्स की पॉलिसी है उसके तहत ये जो डिस्पर्जल है इनकम और वेल्थ का, इसको बैलेंस करने की भी तो कोशिश की जाती है। ठीक है, इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि जिनकी कम अर्निंग होती है उनको कम टैक्स देना है, जिनकी ज्यादा अर्निंग है उनको ज्यादा टैक्स देना है। ठीक है, तो वही है, डिस्पर्जल ऑफ इनकम एंड टैक्स का जो इम्बैलेंस है उसको कम करने की कोशिश की जाती है फिस्कल पॉलिसी से। तो ये पांचों ही पॉइंट सही है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी डिटेल था। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। जो किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, वो उस कंट्री की जो सेविंग है, जो इन्वेस्टमेंट है और जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, किस पॉलिसी के तहत, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी या फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, किस पॉलिसी के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले जरा एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे जो की वर्ड है ना, दैट इज सेंट्रल बैंक। यहाँ पे जो की वर्ड है वो है सेंट्रल बैंक। मैंने बताया था फिस्कल पॉलिसी कौन लाता है, फिस्कल पॉलिसी लाती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनाती है फिस्कल पॉलिसी। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है कौन लाती है, वो लाता है सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी होगा आंसर। लेकिन चलिए मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोला है सेविंग, इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर स्पेंडिंग को इन्फ्लुएंस करने वाली पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक लाता है वो कौन सी है। बट यहाँ पे अगर लिखा होता कि सेविंग, इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर स्पेंडिंग को इन्फ्लुएंस करने वाली पॉलिसी
जो गवर्नमेंट लाती है, अगर ऐसा लिखा होता तो फिजिकल पॉलिसी हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल बैंक लिखा है, इसलिए क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कौन लाता है, सेंट्रल बैंक लाता है, टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में। और मॉनेटरी पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट सॉरी ये जो सेंट्रल बैंक होते हैं ये क्या करते हैं, सप्लाई ऑफ मनी, किसी भी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और सप्लाई ऑफ मनी पे ही तो डिपेंड करता है आपकी सेविंग, आपका इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर की स्पेंडिंग, ठीक है। ये सप्लाई ऑफ मनी पे ही तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के तहत सेविंग, इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर स्पेंडिंग को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी तो होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो ये भी समझ में आ ही रहा होगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी नहीं होगी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन लाता है, गवर्नमेंट लाती है, ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ मतलब नई पॉलिसी बना सके, इंडस्ट्रीज और ग्रो करें, ठीक है, डेवलप हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंडस्ट्रीज में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, इंडस्ट्रीज की कैपेबिलिटी बढ़े, इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग पॉलिसी आती है इसमें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। और फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी तो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, और कीवर्ड बेसिकली आपको मिल गया है सेंट्रल बैंक, तो इससे रिलेटेड है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज टैक्स शिफ्टिंग, इसमें से किसको कहेंगे कि टैक्स शिफ्टिंग है, ठीक है। पहला ऑप्शन है टू बियर द टैक्स बर्डन हिमसेल्फ, यानी खुद पे टैक्स बर्डन पूरा बियर करना, उसको कहेंगे। या टू शिफ्ट द टैक्स बर्डन ऑन अदर्स, या तीसरा ऑप्शन है टू बियर सम पार्ट ऑफ टैक्स हिमसेल्फ एंड शिफ्ट द रेस्ट ऑन अदर्स, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है टैक्स शिफ्टिंग क्या है, ठीक। तो बता दूं कि टैक्स शिफ्टिंग एक इकोनॉमिक फिनोमिनन है, ठीक है, जिसके तहत, वैसे नाम से ही काफी कुछ समझ में आ रहा होगा, टैक्स शिफ्टिंग यानी टैक्स यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो ये एक इकोनॉमिक फिनोमिनन है जिसमें जो टैक्स पेयर है, जिसमें जो टैक्स पेयर है वो ट्रांसफर करता है टैक्स बर्डन टू द परचेजर, या फिर कह लीजिए सप्लायर, इन पे ट्रांसफर करता है। ये जो टैक्स पेयर है ये अपना टैक्स किस पे ट्रांसफर करता है, परचेजर पे, या कह लीजिए सप्लायर पे ट्रांसफर करता है। परचेजर पे भी कर सकता है, सप्लायर पे भी कर सकता है। कैसे, बाय, परचेजर पे कैसे करता है, बाय इंक्रीजिंग द सेल्स प्राइस, ठीक है। सेल्स प्राइस को बढ़ा करके वो परचेजर पे ट्रांसफर करता है, और सप्लायर पे कैसे ट्रांसफर करता है, बाय डिप्रेसिंग द परचेजिंग प्राइस, ये जो परचेजिंग प्राइस है, ठीक है, इसको डिप्रेस करके, ठीक है, जब भी कॉमोडिटी एक्सचेंज हो। जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में जो भी सपोज करिए 500 का कुछ हमने कुछ जो भी फूड आइटम है उसकी अगर 500 की कॉस्ट है, ठीक है, तो उस पे क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। तो वहां पे रेस्टोरेंट इज अ टैक्स पेयर, लेकिन वो टैक्स क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, वो टैक्स हम पे ट्रांसफर कर रहा है, तो इस पे शायद 150 का टैक्स लगेगा, ठीक है, तो वो टैक्स हम पे कर रहे हैं ना, तो दैट इज टैक्स शिफ्टिंग। तो ये टैक्स कैसे इम्पोज कर रहा है, बाय इंक्रीजिंग द सेल प्राइस। क्या आप अगर वो जो प्रोडक्ट जो आप खा रहे हैं उसकी अगर कॉस्ट 500 है, तो क्या आप 500 पे करते हैं, नहीं, उस पर टैक्स लगता है, शायद 150, अप्रोक्सीमेट फिगर 150 टैक्स है, तो आपका बिल आएगा 650 का, आप 650 पे करेंगे। तो ये क्या है, टैक्स शिफ्टिंग। यहाँ पे जो टैक्स पेयर था उसने शिफ्ट कर दिया टैक्स टू द परचेजर, वहां पे हम परचेजर हैं, और कैसे टैक्स शिफ्ट किया, बाय इंक्रीजिंग द सेल प्राइस, उसने सेल प्राइस बढ़ा दी, इससे टैक्स शिफ्ट हुआ, ठीक है। ऐसे ही जो सप्लायर पे भी, ये जो रेस्टोरेंट वाला है ये सप्लायर पे भी टैक्स शिफ्ट करता है, कैसे, बाय डिप्रेसिंग द परचेज प्राइस कम करके, ठीक है। तो जब भी कमोडिटी एक्सचेंज होगा टैक्स शिफ्टिंग होती है, ठीक है। और टैक्स शिफ्टिंग बेसिकली क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का एक फिनोमिनन है, एक तरीका है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे यहाँ पे कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर है, बताइए कौन सा आंसर सही है। इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टू शिफ्ट द टैक्स बर्डन ऑन अदर्स। तो टैक्स शिफ्टिंग के तहत जो टैक्स पेयर होता है वो टैक्स बर्डन ट्रांसफर करता है, ठीक है, टू अदर्स, ठीक। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ये था पूरे आज के वीडियो का कंटेंट। आई होप आपको समझ में आया आज जो भी मैंने पढ़ाया है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, ठीक है, और आज आपने क्या नया सीखा। प्लस आपको ये भी बताना है कि हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।